हाय आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टेस्ट 8 तक डिस्कस किया है, जिसमें मैंने 7 को छोड़ दिया था, जो कि आज डिस्कस करूँगा। 7 नंबर टेस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स पे है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू मार्केट इंटरवेंशंस स्कीम MIS कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रमोट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज फूड क्रॉप्स दैट इंडिया इम्पोर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। नो, इम्पोर्ट्स नहीं करता, जो एक्सेस मात्रा में प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में रिलेटेड है। ओके, तो ये बेसिकली जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम होता है इज ए प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है और इम्प्लीमेंटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पे। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है बट रिक्वेस्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट का फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द पेरिसेबल एंड द हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज। ओके, इन द इवेंट्स ऑफ द फॉल इन द मार्केट प्राइस, जब मार्केट प्राइस गिर जाते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन के, उस समय होता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, अंडर द MIS यानी कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ये प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी एट ये फिक्स्ड मार्केट इंटरवेंशन प्राइजेस MIF इज प्रोड्यूस बाय द NAFED एज द सेंट्रल एजेंसी। यस, तो ये NAFED देखता है, सेंट्रल एजेंसी जो कि। ओके, तो इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है। इसमें ये देखिए दूसरा सही है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ये पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो कुछ सिंपल सा पूछा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन आते हैं। पहला है ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एसेट क्रिएशंस। यस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। दूसरा है सब्सिडीज एंड द पेंशंस गिवन टू विडोज। यस, ये तो आएगा ही। एंड थर्ड है परचेज ऑफ द राफेल एयरक्राफ्ट। नो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, एंड फोर्थ है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डेप्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट्स। यस, जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो भी आएगा। तो इसमें 1, 2 एंड 4 इज द राइट। 1, 2 एंड 4 इज द राइट, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं, इसमें डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड है, विद रेफरेंस टू द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, MSF refers to the rate at which the scheduled bank can borrow fund overnight from RBI against the securities। yes, ये MSF की डिफिनीशन लिखा हुआ है। ओके, एक ऐसा रेट है जो शेड्यूल बैंक बारो कर सकता है फंड RBI से। ओके, एंड ओवरनाइट। तो ये इसका MSF का डिफिनीशन है। दूसरा देखते हैं, SLR is a tools for the controlling liquidity in the domestic market via manipulating bank credit। yes, ओके, तो ये भी सही है। एंड थर्ड है, MSF is always fixed above the repo rate। yes, ओके, क्योंकि ये ओवरनाइट होता है तो इसकी रेट अधिक होता है। ओके, और जो SLR है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक को अपने पास ही रखना होता है और ये मैक्सिमम टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही रखते हैं अपने पास। और जो CRR होता है वो कैश एज ए कैश बेसिकली RBI के पास रखना होता है। ओके, तो ये सब थी इसके बारे में जानकारी। एंड देन इसका डी इज राइट। 1, 2 एंड 3 डी राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 क्या कहता है, द ब्रिटेन वुड
एग्रीमेंट लेड टू द क्रिएशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें दो आते हैं बेसिकली, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके, IMF। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है, IBRD आते हैं और IDA आते हैं, ओके। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 आते हैं, ये दो IBRD IDA एंड IFC जो कि कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज को फंडिंग करते हैं, एंड मीगा आता है, एंड ISSID आते हैं, ओके। तो इसमें 5 मिलकर बनाते हैं। और ब्रेटन वुड एग्रीमेंट बेसिकली 1944 में US, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ओके, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। तो अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में पूछा है। इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज इज 50। नो, ये मैक्सिमम 10 वर्कर्स होते हैं, तो उसे अनऑर्गेनाइज बोलते हैं सेक्टर, ओके। तो ये गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, द टर्म्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इज नॉट डिफाइंड इन इंडिया अंडर एनी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। नो, ये डिफाइन है, ओके। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन कौन होते हैं, ओके। देन D इज राइट आंसर, नाइदर 1 एंड नॉट 2, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर है, विद रेफरेंस टू वेब 5.0 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये करंट का है और काफ़ी न्यूज में बना हुआ था। तो बेसिकली वेव 5 envisions an internet without a threat of the censorship from the governments or the big tech। yes, इसमें कोई भी censorship गवर्नमेंट की नहीं चाहिए, और इसको बिग टेक भी जो कंट्रोल नहीं करेंगे, लाइक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल, ये सब नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ओके। एंड जो सेकंड है, वेब 5 will allow users to own their identity and data। yes, ये कंट्रोल करेंगे their डाटा पे, एंड इनके पास एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज वेब बोला जाता है, ओके, इसको। तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं वेब 1, 2, 3, 4 क्या होता है। तो बेसिकली वेब 1 जो होता है वो उसे केवल रीड कर सकते हो ओनली, जैसे कोई साइट चलता है न्यूज़ का, तो उस पर केवल आप रीड कर सकते हो बस। और जो वेब 2.0 है उसमें रीड कोई कर सकते हो, राइट भी, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, ओके, ट्विटर, ये सब। तो ये वेब 2 में आते हैं। एंड वेब 3 में आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, लाइक ब्लैक चैन वगैरह, ओके, बिटकॉइंस। तो ये वेब 3.0 में। एंड वेब 4.0 में आते हैं सेल्फ लर्निंग, लाइक मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक यूट्यूब वगैरह में काम करता है जो रिकमेंडेशन, वो उस तरह का ये होता है, सेल्फ लर्निंग करता है। तो इसका C ऑप्शन सही है, बोथ 1 एंड 2 इज राइट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है, अंडर WTO ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज कैन बी इंक्रीज विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस। यस, ओके, इसके लिए कोई भी वो नहीं है ऑफेंस, जिससे कि आप इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करो, ओके, या प्रोडक्शन के लिए हाई प्रोडक्शन के लिए आप सब्सिडी वगैरह, जैसे कि PM किसान योजना ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान में रखना है, ओके। एंड ये यूरोपियन कंट्री में काफ़ी चलता है, एंड US वगैरह में वो पहले ही काफ़ी उनको फंडिंग कर देते हैं, जिससे इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, जिससे कि वे वर्ल्ड मार्केट में अपना डोमिनेंट बढ़ा सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, ओके। फिर देखते हैं सेकंड, सब्सिडीज प्रोवाइड अंडर इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS
कम्स अंडर द ग्रीन बॉक्स सब्सिडी? नो। ये मार्केट को बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि कोई बाहरी कंपनी नहीं आ सकती भारत में ग्रेन एंड राइस वगैरह के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ही फूड प्रोवाइड करा रहा है। तो ये एम्बर बॉक्स में आता है, ग्रीन बॉक्स में नहीं आता। ओके, लाइक MSP 23 क्रॉप्स पे जो देता है, तो ये बेसिकली सही नहीं है। सेकंड वाला वो एम्बर बॉक्स में आएगा, तो इसका ओनली 1 सही है। और एक होता है ब्लू बॉक्स, तो ये एम्बर बॉक्स प्लस विथ कंडीशन जब लग जाए तो उसे ब्लू बॉक्स कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ये पार्ट ऑफ द इंटरनल डेप्ट ऑफ इंडिया। ओके, इंटरनल डेप्ट कौन बढ़ाता है? तो पहला है सिक्योरिटीज इशूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यस ये बढ़ाएगा। दूसरा है डेटेड सिक्योरिटीज, यस ये भी बढ़ाएगा। ओके, जो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट जारी करते हैं उसे डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। एंड थर्ड है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स, तो ये भी करेगा। इसमें डी देखते हैं NRI डिपॉजिट, तो ये नहीं करेगा। बेसिकली NRI डिपॉजिट तो जमा कर रहा है तो ये बढ़ेगा। ओके, तो इसमें सी सही है, 1, 2 एंड 3। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या कहता है? इफ द Reserve Bank of India RBI increases the bank rate, what effects it could possibly have on the Indian economy? तो ये basically decreases the money supply in the economy. Yes, भाई वो इंक्रीज करेंगे बैंक रेट तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज राइट। पहला है लोन टेकन बाय द कमर्शियल बैंक बिकेम द चीपर, नो ये मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा भाई, तो ये गलत है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ओनली 2। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 क्या कहता है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR। तो ये क्या है? तो इट इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक in currency to that they hold in the bank deposits. Yes, ये रेशियो है मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी एंड होल्ड इन द बैंक डिपोजिट, ये दोनों का रेशियो है CDR, तो ये ध्यान में रखना है। एंड सेकंड है इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स प्रेफरेंस फॉर द लिक्विडिटी, यस तो ये भी सही है, यानी कि 1 and 2 इज बोथ आर राइट, देन सी इज द राइट। ओके, द नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर पे। द रेफरेंस टू द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द FRBM एक्ट बैन्स द परचेज ऑफ द प्राइमरी इशूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द RBI, यस इसको रोक लगाया था इन 2003 में। एंड सेकेंड है द रूल्स अंडर द FRBM एक्ट एम टू एलिमिनेट द फिजिकल डिफिसिट, और एलिमिनेट करने की बात करें, एलिमिनेट द फिजिकल डिफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो डिक्रीज करने की बात करेगा। ओके, बिल्कुल जीरो थोड़ी करना है, हटाना थोड़ी है, तो ये गलत हो गया। सेकंड इज रॉन्ग। ओके, देन ये इज राइट। इसका बेसिकली एम क्या है होता है FRBM का? तो ये कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन द फिजिकल एंड द मॉनेटरी पॉलिसी में। ओके, एंड ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करता है, तो यही इसका बेनिफिट है। एंड नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर बेसिकली SDR से संबंधित है, तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द IMF's स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR। ओके, देन पहला देखते हैं SDR इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द IMF, नो भाई ये नाइदर ये करेंसी नॉर ये क्लेम ऑन IMF, ना तो आप ये तो ना तो ये करेंसी है ना तो आप क्लेम कर सकते हो IMF पर, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं वैल्यू ऑफ द SDR इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ द 4 करेंसीज, नो 5 करेंसीज हैं भाई,
डॉलर है, यूरो है, रेनमिंबी है, येन है एंड द पाउंड स्टर्लिन है यूके का. ओके, देन बी इज रॉन्ग. सी देखते हैं, एसडीआर कैन बी हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल. नो. ओके, कोई हेल्ड नहीं कर सकते प्राइवेट वगैरह, और प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकते. एंड डी है, द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज डिटरमाइंड डेली बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट्स. यस, ये डेली डिटरमाइन किया जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर. एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर. सॉरी, थर्टीन नंबर क्या कह रहा है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अप्रोचेज यूज टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित पूछ रहा है टर्मिनोलॉजी. तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच क्या है टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट? यूजेस 7 days, नो 365 days यूज करता है यूएसए, यानी कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच. ओके, एंड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द सर्वे एज द प्रेफरेंस पीरियड. तो पहला गलत हुआ, 365 days लेता है. एंड दूसरा है करंट डेली स्टेटस अप्रोच to measure unemployment uses each day of the 7 days preceding the date of the survey as the preference period. Yes, ये किसी एक दिन को लेगा 7 days में, तो ये सही है करंट डेली स्टेटस अप्रोच. एंड द थर्ड देखते हैं, द यूजुअल स्टेटस अप्रोच टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट फेल्स टू कैप्चर द शॉर्ट टर्म फंक्शंस इन एम्प्लॉयमेंट. यस, ये भी सही है. ओके, शॉर्ट टर्म फंक्शन इन एम्प्लॉयमेंट करेगा, तो बी इज द राइट 2 and 3. ओके, और जो ये होते हैं यूजुअल स्टेटस अप्रोच, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली एनएसएसओ करता है. ओके, एंड देन नेक्स्ट मूव 14 नंबर क्वेश्चन पे. 14 विद रेफरेंस टू द ट्रिब्यूनल एंड द हाई कोर्ट्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ये दोनों का कंपेरिजन कर रहा है. तो पहला है, व्हाइल हाई कोर्ट आर इस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिब्यूनल कैन बी इस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ओनली. नो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा. तो पहला गलत. दूसरा देखते हैं, लाइक हाई कोर्ट्स ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ द जुडिशियल मेंबर्स ओनली. नो, इसमें एक्सपर्ट होते हैं, जुडिशियल मेंबर तो होते ही हैं, ओके, जो कि हाई कोर्ट में होते हैं. एंड इसमें एक्सपर्ट होते हैं जो कि स्पेशल नॉलेज रखते हैं, तो ये ध्यान में रखना. एंड थर्ड है, बोथ ट्रिब्यूनल्स एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू यूज ऑल द इनेक्टेड लॉज बिफोर द मेकिंग ए डिसीजन. तो हाई कोर्ट के पास है, ये ट्रिब्यूनल के पास नहीं है. ट्रिब्यूनल के पास एक लिमिटेड लॉज हैं पे वो कर सकता है काम. ओके, देन डी इज द राइट. एक भी सही नहीं है, नॉन. ओके, देन 15 नंबर पे चलते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकल एरिया बैंक के बारे में पूछा है. दे आर सेट अप टू एनेबल द मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग बाय द लोकल इंस्टीट्यूशंस. यस, तो ये बेसिकली लोकल लेवल के होते हैं. ओके, लोकल एरिया बैंक. एंड सेकंड है, द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स आर एप्लीकेबल टू द लोकल एरिया बैंक. यस, इनको भी 40% लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना पड़ता है, लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमईस वगैरह. ओके, एंड देन इस बारे में और कुछ जानते हैं. बेसिकली स्मॉल प्राइवेट बैंक होता है और लिमिटेड एरिया ऑपरेशन करता है, ऑपरेट करता है. तो सी इज़ द राइट आंसर. एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे. 16 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेशनल ई विधान एप्लीकेशन. नीवा क्या है? तो इट इज ये वर्क फ्लो सिस्टम डिप्लॉयड ऑन द एनआईसी क्लाउड मेघराज. Yes, okay, it is the mission mode project to digitalize and make the functioning of the state legislatures paperless. Yes, basically यूपी
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसे लागू वो इम्प्लीमेंट किया गया है, पूरा डिजिटलाइज कर दिया गया है। ओके, और इसको कौन किया है? इसको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्लस मिनिस्ट्री ऑफ द सॉरी तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम मिलके इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 क्या है? विद रेफरेंस टू द इंडिया गल्फ रिलेशंस कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, आउट ऑफ इंडियाज टोटल import of the crude oil in the last 15 years, the share of the Gulf countries has been more than the 80%. नो, ये 60% है। ओके, एंड सेकेंड है, इन लास्ट 5 years सऊदी अरेबिया हैज़ बीन द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द रीजन्स। नो, इराक था। ओके, तो ये भी गलत। बेसिकली न्यूज़ में बना था क्योंकि मोहम्मद शाह पे कमेंट कर दिया गया था बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा, तो इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था, इसलिए आया है। और जो जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज हैं उसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन एंड ओमान आते हैं। ओके, एंड इस समय भारत सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है करंट में। इराक से नंबर 1 पे, सऊदी अरब दूसरे स्थान पे, रशिया तीसरे स्थान पे। ओके, तो इस तरह कुछ इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल को। एंड द नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिफिसिट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट सिग्निफाइज दैट अमाउंट ऑफ द कैपिटल। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है? तो ये होता है बेसिकली दैट अमाउंट्स ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स, ओके, दैट आर बीइंग्स यूज्ड फॉर एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यस, एंड द सेकंड है ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट। तो ये बेसिकली रिफर्स है टू द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट एंड द नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। ओके, then next then 1 and 2 is the right and C option is correct। then next move करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। बेसिकली एक पैरा दिया और पूछा है कौन सा पर्सनालिटी है, तो मैं पैरा को पढ़ता हूँ, आप सुनिए। ही sat on ये piece of rock for the 13 continuous days when challenged about the authenticity of the Abhangas he had written। ओके, Abhangas written है his message about ये casteless society and his denial of the rituals had led to a social movement। ओके, social movement समझते। he is the credited with the starting the वारी pilgrimage। ओके, यानी कि वारी आया तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। दिस इज द मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शंस ऑफ who's among the following। तो बेसिकली ये तुकाराम थे। ओके, तुलसीदास हो नहीं सकते क्योंकि तुलसीदास यूपी से हैं, अदर भी महाराष्ट्र से नहीं है। देन 17th सेंचुरी में मराठा पोएट थे ये, और हिंदू सेंट भी थे। ओके, और पीएम जो है पीएम मोदी जी ने पुणे में टेम्पल इनॉग्रेट किया, इसलिए न्यूज़ में था। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर। क्या कहता है? इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। ओके, तो वाशिनार एग्रीमेंट्स है, एंड द एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एंड द ऑस्ट्रेलियन ग्रुप्स है, एंड द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम्स है। तो बेसिकली एनएसजी का मेंबर नहीं है इंडिया। ओके, क्योंकि चाइना अपोज करता है इसका, और बाकी सब का है, तो ऑप्शन ये इज राइट। अब देखते हैं, वाशिनार एग्रीमेंट बेसिकली वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। ओके, 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था, जब इंडिया ने अपना फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया था। ओके, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसी के विरोध में इसे इस्टेब्लिश किया गया था।
कंट्रोल के लिए, ओके, 1974 में। तो और ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जो है वो बेसिकली 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था, ओके। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ध्यान रखो, ये केमिकल्स एंड द बायोलॉजिकल वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए है। एंड फोर्थ है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये 1987 में, ओके, G7 कंट्रीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली इसमें लिमिट्स किया जाएगा टू प्रोलिफरेशंस ऑफ द मिसाइल एंड द मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सब याद रखना। 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 1, 3 एंड 4। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 21 को, देखते हैं 21 क्या है। व्हाइल द कैलकुलेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP बाय expenditure method, which of the following factors are taken into accounts। तो ये बेसिकली अब फाइनेंशियल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसमें आएगा, एंड द फाइनेंशियल कैपिटल आएगा, ओके। इंटरमीडिएट गुड्स तो आएगा नहीं। एंड द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, नो, ये सब भी नहीं आएगा। तो 1 एंड द 3 इज द राइट, ओके, सी इज द करेक्ट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 22 क्या है। विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉपरेशंस हैं बेसिकली वो रिड्यूस पॉवर्टी नहीं भाई, वो फाइनेंशियल कॉपरेशन है तो इंक्रेज करेगा ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ओके। तो पहला गलत। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो IDA है, ओके, ये रिड्यूस पॉवर्टी बाय द प्रोवाइडिंग जीरो लो इंटरेस्ट लोन्स, यस, ये भी गलत है क्योंकि ये जो पहला दिया हुआ है ऑप्शन वो उससे मिलता है, तो ये दोनों क्रॉस इंटरचेंज मिल रहे हैं, तो ये गलत है, दोनों गलत हैं। थर्ड देखते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि मीगा, ये बेसिकली प्रमोट करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द डेवलपिंग कंट्रीज, यस, ओके। देन 3 इज द राइट आंसर, ओके। और वो पहला दूसरा जो है उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं मिलाने वाले ऑब्जेक्टिव्स उसको इंटरचेंज कर देना तो मिल जाएंगे उसके। और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है बेसिकली वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, IBRD, IDA, IFC, मीगा एंड द ICSID, ओके। तो ये सब आते हैं। इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है, 4 का है। एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसका 3 है ओनली। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 23 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इज नॉट करेक्ट, ओके, वेरी सिंपल। तो पहला है द GDP मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शंस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यस, ओके, ये सही है। दूसरा पूछा, इट डज नॉट टेक्स अकाउंट्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फॉरेन नेशनल्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, नो भाई, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे चाहे वो विदेशी हैं, ओके, वो सभी शामिल होंगे GDP में, ओके। तो दूसरा गलत है, पूछा कौन गलत है, 2 गलत है, B गलत है, ओके। एंड C देखते हैं, इन द GDP कैलकुलेशन द निगेटिव एक्सटर्नलिटीज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, यस, उसमें जो है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज को नहीं इंक्लूड किया जाता है। निगेटिव इंक्लूड किया है जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स का जो इनकम होता है, ओके, उससे जो सोसाइटी पे इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ओके। पॉजिटिव में जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ वगैरह आते हैं, ओके, जिससे बिजनेस के साथ साथ सोसाइटी पे इफेक्ट भी करे उसे बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, ओके। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एंड द D है, D क्या कहता है, D बेसिकली है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन GDP कैलकुलेशन द एग्रीगेट प्रोडक्शंस ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन सिटीजन इन द फॉरेन टेरिटरी इज नॉट इंक्लूडेड, यस। तो ये D भी सही है, यानी कि पूछा तो कौन सही नहीं है, तो B इज नॉट राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया इन द अर्ली 1950s, yes. Second, he was the mobbed by an
increase in the use of the high yielding seeds. ओके, तो पहला गलत है, दूसरा सही है क्योंकि ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किया गया था. ओके, बेसिकली सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि ये 60s में 70s में ओके स्टार्टेड हुआ था 60s में. एंड 3 द HBY सीड्स सिग्निफिकेंटली लोवर्ड द यूज ऑफ द इरीगेशन. नो हाई इरीगेशन मांगता है, इसीलिए पंजाब हरियाणा रीजन में ही सक्सेस हुआ. इन द वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान 2 डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ एंड अदर डिस्ट्रिक्ट. ओके देन इसका 1 एंड 3 इज रॉन्ग. बेसिकली इसको लीड किए थे MS स्वामीनाथन. एंड देन लास्ट क्वेश्चन देखें 25 विद रेफरेंस टू द GDP डिफ्लेटर. क्या होता है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला है इट इज द रेशियो ऑफ द नॉमिनल GDP ऑफ द टू द रियल GDP. यस, नॉमिनल GDP एंड रियल GDP का रेशियो होता है. सेकंड है द वेट्स ऑफ द गुड्स यूज in calculating GDP deflator differs according to their production level. yes, ये वेरी करेगा. और बेसिकली GDP डिफ्लेटर होता ये है कि जो मेजर ऑफ द जनरल प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन, उसी को ही बोलते हैं GDP डिफ्लेटर. ओके, देन थैंक यू वेरी मच.